कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, आज आप लोगों को अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना देना है कि 14 जेपीएससी की वैकेंसी आ चुकी है। आप लोगों को पता चल ही गया होगा। सीट बहुत कम है, मात्र 102 सीट हैं, और जिसमें 28 एडमिनिस्ट्रेशन के हैं और 42 डीएसपी के हैं। यानी कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो चुके हैं, क्योंकि 1500 से 2000 के बीच ही आपके रिजल्ट आने वाले हैं। प्रारंभिक परीक्षा में इंटरव्यू कॉल मात्र 300 का आने वाला है, इसलिए आपको वेल बैलेंस्ड तरीके से तैयारी करनी होगी। और समय भी बहुत कम है। प्रारंभिक परीक्षा 8 मार्च को और मुख्य परीक्षा 2 मई से आपका है। इसके अलावा बैकलॉग की वैकेंसी भी बहुत जल्द आने वाला है। उसमें भी 30-40 सीट रहेंगे। हालांकि जहां सीट कम है तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जरूर निराश होंगे जिनकी एवरेज तैयारी है, और तैयारी अगर नहीं हो पाई है तो उनको लग रहा था कि समय मिलेगा। तो एक चीज यहाँ पर पॉजिटिव आपका है कि 100 सीट है, इट मीन्स वैकेंसी फिर अगला वैकेंसी फिर देखने को मिल सकता है इसी वर्ष। उसमें भी 100-150 सीट्स रहेंगे, इसलिए अपनी तैयारी में निरंतरता को बनाए रखिए। अगर जेपीएससी क्वालिफाई करना है तो कभी भी शांति से मत बैठिए, तैयारी रेगुलर करते रहिए। यहाँ पर रेनेशा आईएएस में आपकी तैयारी रेगुलर होती रहती है। यहाँ के फाउंडेशन बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी नोट्स उपलब्ध है उसको कंप्लीट कीजिए। आपके क्लास जो नए क्लास शुरू हो जाएंगे मई से, फाउंडेशन बैच के, इनके मुख्य परीक्षा के बाद। जहां तक अभी 14 जेपीएससी की जो हमारी व्यवस्था है, वो प्रारंभिक परीक्षा का सुपरफास्ट बैच चल रहा है, और चैप्टर वाइज टेस्ट भी चल रहा है, और मुख्य परीक्षा का भी सुपरफास्ट बैच चल रहा है, जिसमें चारों पेपर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवीजन कराए जा रहे हैं। उसको आप निश्चित रूप से ज्वाइन कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं जिनको आवश्यकता हो। सीट्स की संख्या जरूर कम है, लेकिन इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि जो तैयारी करने वाले और जिनका सटीक तैयारी होता है उनकी संख्या 5-10 हजार ही होती है। तो उन्हीं में से सिलेक्शन होना है, और आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, इसलिए अपनी ओर से मेहनत करते रहिए। और एज लिमिट वाला एक मैटर आ रहा है कि एज लिमिट 2026 से अधिकतम और न्यूनतम दोनों कर दिया है। ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि आशा लोग कर रहे थे कि 2018-19 कुछ रखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि 2023 में पिछला वैकेंसी आया था, तो कम से कम 3-4 साल का तो छूट मिलना चाहिए। हालांकि संभावना अभी समाप्त नहीं हुई है। अगर मुख्यमंत्री इसके लिए रेडी हो जाते हैं, सरकार रेडी हो जाती है, अथवा कोर्ट के द्वारा अगर कुछ याचिका वगैरह जाता है, कोर्ट के द्वारा आदेश से दिया जाता है, तो इसमें संशोधन संभव है। हालांकि यह अभ्यर्थियों के प्रयास पर निर्भर करता है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं सीएनटी के कुछ सेक्शंस पर, 71A, 71B, इसके अलावा 48 और 49 पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे 19, 20, 21A पर सेक्शन। यहां पर जो आपका है 46 में किसी भी प्रकार के अवैध हस्तांतरण पर रोक लगाई गई है सीएनटी में। यानी कि अवैध हस्तांतरण होने से पहले वाले मामले में 46 आपका लागू होता है। ओके, उस पर उपायुक्त का पूरा अधिकार होगा। खास करके जनजातीय भूमि के बारे में कोई भी नियम कानून के विरुद्ध अवैध हस्तांतरण ना हो, इसको सुनिश्चित करता है 46। इसके अलावा आदिवासी समुदाय के व्यक्ति मोर्गेज भी, गिरवी भी 5 साल से अधिक के लिए नहीं रख सकते हैं। भुगत बंधक के मामले में आपका 7 साल है। और 71A जो बताता है अगर अवैध हस्तांतरण हो गया है तब फिर डीसी क्या करेंगे, क्या एक्शन लेंगे, यह 71A बताता है। और इसके लिए अपील की सीमा 12 वर्ष से 30 ईयर है ना। 30 ईयर तक मिल सकता है मैक्सिमम आदिवासी समुदाय को, कि अगर उनका जमीन गलत तरीके से चला गया है तो मैक्सिमम 30 ईयर में शिकायत कर सकते हैं उपायुक्त को, और वो पुनर्स्थापित जमीन को करवा सकते हैं। 71B में आपकी दंड की व्यवस्था है कि अगर गलत तरीके से आर्टिकल सेक्शन 46 का उल्लंघन करते हुए किसी ने जमीन को लिया है तो 71B बोलता है कि आपका 1000 रुपये या 3 वर्ष का दंड लगेगा, या दोनों भी हो सकता है। उसी तरीके से 48 भूइहर जमीन को सुरक्षा दी गई है, जो 71A के माध्यम से भी उनको भी दी गई है। भूइहर जमीन उस जमीन को कहते हैं जो उरांव के द्वारा जंगल काट करके बसाई गई थी, और जो मुंडा के द्वारा जो बसाया गया था जंगल काट करके कृषि भूमि, उसको मुंडारी खुटकटीदार बोलते हैं। और भूइहर जमीन जो है उरांव के द्वारा जो जंगल काट करके बसाया गया था उसको भूइहर जमीन बोलते हैं। भूइहर जो आपका मुंडारी खुटकटीदार जो सेक्शन 8 में है उसके अंतर्गत शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये 48 में तो आपका है ही, साथ में भूधारक जो शब्द आप देखते हैं, लैंड टेन्योर होल्डर में इनको रखा गया है भूइहर को, लेकिन इनके कई विशेष अधिकार हैं जो अन्य टेन्योर होल्डर से इनको अलग करता है। बाकी टेन्योर होल्डर के बारे में पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया ही था। 49 ये बताता है कि कुछ लोक प्रयोजन के कार्यों के लिए अगर सरकार जमीन लेती है
तो यह सीएनटी का उल्लंघन नहीं होगा। क्लियर। और कुछ सेक्शन पर बात करते हैं। 19, 17 और 18 सेक्शन पर हम लोगों ने बात किया था। 17, अगर कोई भी आपका 12 वर्ष या उससे अधिक तक खेती करता है किसी भी जमीन पर, है ना, जो निजी भूमि किसी का नहीं हो या किसी और के अधिकार में नहीं हो, तो उसमें क्या दिया जा सकता है, बंदोबस्त उसके नाम से किया जा सकता है, अधिभोग का अधिकार मिल सकता है। उसी तरीके से 18 में क्या कहा गया था कि अगर भूइहर हो या मुंडारी खुटकटीदार हो, अपने जो खास जमीन है उसके अलावा किसी और जमीन पर खेती करते हैं तो उनके नाम से भी जमीन बंदोबस्त हो सकता है, अधिभोगाधिकार उनको भी मिल सकता है। तो 17-18 में जो कहा गया था, है ना, उसी का पूरक है 19। 19 में कहा गया है कि कौन कौन से अधिकार इनको प्राप्त होंगे। जो अधिभोगाधिकार सब मिलता है अधिभोगी रैयत को, सारे अधिकार मिलेंगे। 20 आपका भूस्वामियों के लिए है। अगर जो भूस्वामी है वो भी किसी खेत पर अधिभोगाधिकार प्राप्त कर सकते हैं। 21 तो आप जानते हैं कि क्या क्या अधिकार है रैयतों का, उसका एक अच्छा खासा लिस्ट है, लेकिन उस पर हम लोग नहीं बात कर रहे हैं। 21 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का आत्मा कहा जाता है, हम लोग 21A पर बात कर रहे हैं, है ना। 21A जो है तो वृक्ष से रिलेटेड आपका मैटर पर अधिकार दिया गया था। पेड़ वगैरह रोप सकते हैं, काट सकते हैं, उसके उत्पादों का प्रयोग कर सकते हैं। इसको 1947 में जोड़ा गया था, बिहार विधानमंडल के द्वारा 1947 में जोड़ा गया था। जिनको भी दिक्कत आ रही है यहां से जुड़ जाइए, और चाहे एसपीटी हो, सीएनटी हो, पेशा हो, लैंड एक्विजिशन आपके एक्ट हैं, विल्किंसन रूल्स हैं, प्लस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब आपका अपडेट कर दिए गए हैं प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में, उसका आप लोग लाभ उठा सकते हैं। सीएनटी को हम लोग जारी रखेंगे, कुछ और सेक्शंस को, जो सेक्शन पढ़ाया जा रहा है उससे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आज एसपीटी में हम लोग आते हैं कि क्या आपको कर लेना चाहिए यहाँ पर सेक्शंस को स्पेशली, है ना, चूंकि बहुत टफ एक्ट नहीं है इसलिए कौन कौन सा सेक्शन पर ध्यान देना है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे विशेष रूप से। यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा 1872 का यह पूरक है एसपीटी 1949, तो इस डेट को आपको याद रखना है। इसके अलावा एक्ट का पूरा नाम अच्छा से कर लीजिएगा, उससे पूछा जाता है ना। इसके अलावा आपको गैंजर रिपोर्ट 1898 से 1907 तक का जो सर्वे चला था उसको कर लीजिएगा। संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी बनी थी, इसी के आधार पर आपका एसपीटी 1949 बना था, इसी की रिपोर्ट के आधार पर। इसका नाम को जरूर कर लीजिएगा, है ना, इसके नाम को जरूर कर लीजिएगा। नरीखंड दामिने को जंगल तरी ट्रेक, इसको जरूर कर लीजिएगा। यहां से आया भी हुआ है प्रश्न। इसमें सेक्शन कितने हैं, चैप्टर कितने हैं, जरूर कर लीजिएगा। 9 से 72, कुछ खास चैप्टर, सारे चैप्टर और उसके रेंज को तो कर ही लीजिएगा, लेकिन कुछ खास चैप्टर जैसे चैप्टर 2 5 से 11 चैप्टर जो आपका ग्राम प्रधान और मूल रैयत है, चैप्टर 3 12 से 26 जो रैयतों के बारे में बताता है, चैप्टर 4 27 से 42 जो बंजर भूमि के बारे में बताता है, चैप्टर 5 43 से 52 जो लगान के बारे में बताता है। इतना जरूर अच्छा से याद कर लीजिएगा। इसके अलावा जो कहाँ विस्तार है और फसल वर्ष जो शुरू होता है तो विस्तार का सेक्शन 2 आपको याद कर लेना है। उसके अलावा 3 नंबर में जो डिफिनेशन है सेक्शन 3 में, उसमें मूल रैयत, ग्राम प्रधान और रैयत, इसके बारे में पूरी तरीके से आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। समय मिलेगा तो इस पर मैं बता दूंगा कि ग्राम प्रधान मूल रैयत में क्या डिफरेंस है। खाली जोत क्या है उसको ध्यान रखिएगा कि कोई भी इसका उत्तराधिकार ना हो अथवा भूमि परित्यक्त हो तो उसको खाली जोत कहा जा सकता है, तो उसे किसी और के नाम से बंदोबस्त किया जा सकता है। खास और गैर खास ग्राम में डिफरेंस जरूर क्लियर रखिएगा, वहां से प्रश्न रहेगा, है ना। खास ग्राम ऐसे ग्राम को कहते हैं जहां पर किसी भी मूल रैयत नहीं होते हैं, न ही ग्राम प्रधान होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो वहां पर जिम्मेदारी होती है प्रशासन की, वहां पर ग्राम प्रधान की नियुक्ति कर दी जाए और 2/3 रैयतों की आवश्यकता होती है। तो खास ग्राम में जो आपका ग्राम प्रधान नियुक्त होंगे 2/3 रैयतों की सहमति जरूरी है, उसका सेक्शन 5 है, उसको जरूर याद कर लीजिएगा। ग्राम प्रधान पुरस्कार निधि सेक्शन 11, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। जो दंड लगाया जाता है ग्राम प्रधान या मूल रैयत इन लोगों पर तो सब कलेक्शन रहता है। अधिकार से रिलेटेड जो रेफरेंस दिए गए हैं 13 में दिए गए हैं कि क्या क्या अधिकार मिलेगा, इसलिए 13 को आत्मा कहा जाता है। अधिकार का उसमें चर्चा नहीं किया गया है, अधिकार का चर्चा सेक्शन 15 से 18 में किया गया है। 14 बेदखली के बारे में बात करता है, याद कर लीजिएगा। 13 के उल्लंघन पर 14 नंबर सेक्शन लगता है।
15 में क्या है आपका ईंट कपड़ा वगैरह बना सकता है। 16 में जलाशय बना सकता है। जलाशय का यूज कैसे होगा, उसमें लैंडलॉर्ड को क्या आपका अधिकार मिलेगा, उसको क्या पार्टीशन मिलेगा, उन चीजों पर भी इसमें वर्णन है। 17 में वृक्ष से रिलेटेड है, वृक्ष, रेशमला, महुआ के बारे में स्पेशल कर लीजिएगा। महुआ लगा तो सकता है लेकिन काट सकता है एसडीओ के आदेश से। 18 में आपका कच्चा पक्का मकान बना सकता है। ये सब करना है सारे को। 20 शेड्यूल ट्राइब के जमीन, शेड्यूल ट्राइब के द्वारा अपने जमीन को किनको दान दिया जा सकता है, जैसे विधवा माँ, विधवा पत्नी, घर दी जमाई, बहन या पुत्री को दिया जा सकता है, लेकिन जमीन ट्रांसफर नहीं होता है, उनके जीवन यापन के लिए ही रहता है। बंधक 6 ईयर तक रखा जा सकता है एसपीटी के तहत, और जो भुगत बंधक है उसके संदर्भ में चर्चा नहीं की गई है। क्लियर। इसके अलावा अगर आपका 6 महीना कोई भी सब्सटेंशियल स्ट्रक्चर वगैरह बना हुआ है, किसी ने गलत तरीके से बना लिया है, 30 साल पुराना है, ठीक है, तब मान्यता दिया जा सकता है, लेकिन उसके बदले क्षतिपूर्ति वगैरह देना होगा या फिर जमीन देना होगा। लेकिन बाकी सामान्य मामलों में 6 महीने से 2 साल का समय मिलेगा। अगर स्ट्रक्चर बन भी गया है तो अपना स्ट्रक्चर को हटा लें, अन्यथा तोड़ दिया जाएगा। उसके अलावा जो आपको 22 और 23 निश्चित रूप से कर लीजिएगा। 22 ट्रस्टीशिप है जिसमें 10 साल मैक्सिमम किसी को जमीन दिया जा सकता है। क्यों दिया जा सकता है? अगर नाबालिग हो, बीमार रहता हो, हल वेल खराब हो गया हो, कोई भी पुरुष सदस्य नहीं है जो खेती करे, तो जमीन को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए 22 नंबर ट्रस्टीशिप वाला कंसेप्ट इसमें है। किसी और रैयत को दिया जा सकता है मैक्सिमम 10 ईयर के, लेकिन शर्त क्या है, वह रैयत खुद से खेती करे पहला, और दूसरा रेगुलर खेती करे, अन्यथा वापस हो जाएगा। अगर अनुबंध में कोई और समय लिखा हुआ है तो वह भी लागू हो सकता है। 23 बदलाइन भूमि इंटरचेंज करने का जो सिस्टम है कि आपकी भूमि 2-3 जगह बिखरी हुई है, किसी और की भूमि है, तो आप उनसे अदला बदली कर सकते हैं, इसकी सुविधा। लेकिन हर चीज चाहे कुछ भी हो, सारे का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, अन्यथा मान्यता नहीं होगा। तो बदलाइन भूमि में बहुत सारे शर्त हैं, जैसे डरा धमका करके नहीं करना है, और अपना आपका खराब भूमि था, किसी का अच्छा भूमि था तो बदल लिया, पे सब नहीं चलेगा। एसटी का अगर भूमि है तो एसटी के साथ ही बदलना है, तो इन चीजों पर ध्यान रखना है। और 22 और 23 को तो जरूर याद रख लीजिएगा। इसके अलावा ध्यान रखना है सारे का रजिस्ट्री होना चाहिए, और रजिस्ट्री चार्ज जो है अगर परिवार में है, अगला 3 पीढ़ी तक है, तो उसमें कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो चैप्टर 3 तक ये समाप्त हो गए। चैप्टर 4 में आपका है कि बंजर या खाली भूमि का बंदोबस्त, 27 नंबर, इसको याद कर लीजिएगा। और मान लीजिए कि किसी भी उद्देश्य से आपने जमीन दिया है, अधिग्रहण किया है किसी ने, लैंडलॉर्ड ने, सरकार ने, 5 साल तक अगर उसका यूज नहीं होता है तो अब वापस हो जाएगा। ये सेक्शन 33 याद कर लीजिएगा, है ना। 27 और 33 निश्चित रूप से याद करेंगे। 34 जो आपका शमशान घाट हुआ या कब्रिस्तान हुआ, जाहिर स्थल हुआ, उसके लिए भी खाली जमीन या बंजर जमीन का डीसी बंदोबस्त कर सकते हैं, ये 34 है। और 36 जो है, मान लीजिए पहले से कोई भी शमशान है या फिर आपका कब्रिस्तान है, तो पहले से है किसी जमीन पर, हालांकि बंदोबस्त नहीं था तो उसको भी बंदोबस्त कर सकते हैं अगर पहले से है। तो 34 बाद में बनाने के लिए, और 36 क्या है, पहले से है। और अगर बंजर या खाली जमीन का बंदोबस्त करना है तो किससे प्राथमिकता मिलेगी? ऐसे व्यक्ति को मिलेगी जो भूमिहीन है, उसी गांव का है, आसपास के गांव का है, अथवा समाज सेवा करता हो, अथवा उसका जमीन उस खाली जमीन या बंजर जमीन से सटा हुआ है। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। तो ये 28 नंबर है, किससे प्राथमिकता मिलेगी, इसको याद कर लीजिएगा। 41 नंबर जो है पहाड़िया गांव, पहाड़िया गांव कमिश्नर के द्वारा घोषित किया जाता है। पहाड़िया गांव में ध्यान रखिएगा, पहाड़िया के नाम से ही खाली जमीन या बंजर जमीन का बंदोबस्ती होगा, अन्य बंदोबस्ती अवैध माने जाएंगे। तो 41 को याद रखना है। 38 को याद रखना है, किसी भी गांव में 5% चारागाह होंगे। 42 को याद रखना है, ठीक है। गलत बंदोबस्ती का शिकायत किया जा सकता है, उसके लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं होगा। और इसमें ध्यान रखिए, चैप्टर 4 में 27, 33 5 वर्ष वाला, और 34 और 36 बाद में शमशान, 34 पहले से शमशान, 36। 28 किससे प्राथमिकता मिलेगी, 41 पहाड़िया गांव, 38 5% चारागाह, 42 गलत बंदोबस्ती, उसकी शिकायत का कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये सारा सेक्शन याद कर लीजिएगा। चैप्टर 5 में आपको 43 कर लेना है, जिसमें वस्तु के रूप में लगान देना वैध नहीं होगा, है ना। 43A बताता है कि आप कब तक लगान दे सकते हैं, कृषि वर्ष के समाप्त होने के 3 महीने तक दे सकते हैं, इसको भी याद रखिएगा। 45 बताता है मनी ऑर्डर से भी रेंट दे सकते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। 50
लगान में कमी किन किन परिस्थितियों में हो सकती है, 50 को याद कर लीजिएगा। 6 मंथ तक इरिगेशन नहीं हुआ हो, अगर पहले इरिगेशन की सुविधा थी तब, खेत में बालू पानी इन कर गया हो, फसल मूल्य कम हो गया हो, है ना। 52 को जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई भी ग्राम प्रधान मूल रहे तो वगैरह रिश्वत लेते हैं, ऐसी स्थिति में उन पर 500 रुपया या 6 मंथ का जेल या दोनों संभव है, इसको कर लीजिएगा। चैप्टर 5 में इतना ही करना है। 43 से 45, 50 और 52। चैप्टर 6 में हम लोग आते हैं, यहाँ पर 53 भू अधिग्रहण किया जा सकता है। एसपीटी का उल्लंघन नहीं माना जाएगा अगर आपका भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 तक अधिग्रहण के तहत अधिग्रहण किया गया है। चैप्टर 7 जो है सेक्शन 55 को यहाँ कर लीजिएगा। कोई भी आपका लगातार आपको मुकदमा नहीं करना है, 6 महीना के बाद ही आपको करना है। चैप्टर 8 को जो 64 है वो लिमिटेशन को बताता है ना। 64 जो है लिमिटेशन को बताता है, 1 ईयर लिमिटेशन। क्लियर। कोई भी काम के लिए आपका 1 साल का समय रहेगा, अगर वहां पर समय नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जैसे बंजर या खाली जमीन का गलत बंदोबस्ती होता है तो उसके लिए कितना है, उसके लिए बताया गया कि अनलिमिटेड है सेक्शन 42 के तहत, तो आपका अलग हो गया। उसी तरीके से बकाया लगान अगर है तो उसके लिए 10 साल का समय होगा कलेक्शन करने का, और अगर कोई बेदखल हो गया है तो उसको 2 साल का समय होगा। ठीक है। अपील के लिए 60 दिन का समय है उपायुक्त के मामले में, 90 दिन का समय है कमिश्नर के मामले में। और चैप्टर 9 में अगर अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है रैयत या लैंडलॉर्ड, अब रैयत का ही मैटर हो गया है तो उस पर 200 रुपए का जुर्माना हो सकता है। अगर उसके बाद भी गलतियां जारी रखी तो 5 रुपए पर डे के हिसाब से पड़ सकता है आपका जुर्माना, हर दिन के हिसाब से। क्या चीज उसके कर्तव्य होते हैं, नहर बनाने में थोड़ा बहुत सपोर्ट करना, सड़क बनाने में अतिक्रमण नहीं करना, यही सब उसके कर्तव्य होते हैं। तो चैप्टर 5 में 43 से 45, 50, 52 है ना। उसके अलावा 53, 53। चैप्टर 7 में 55 जो आपका मुकदमा आप नहीं कर सकते हैं लगातार। चैप्टर 8 में 64 जो लिमिटेशन को बताता है, उसमें 1 ईयर अनलिमिटेड, 2 ईयर, 10 ईयर और अपील 60 दिन, 90 दिन। और लास्ट में कर्तव्य, खास करके दंड को याद कर लीजिएगा जो रैयतों पर लगाया जा सकता है, 200 रुपया जुर्माना, अथवा गलती अगर जारी रहती है तो 5 रुपया पर डे के हिसाब से। तो एसपीटी में आपको ही रखना है ध्यान, सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन को जो भी बताया है, इससे मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपके पास प्रश्न आ जाएंगे। हालांकि पूरा एसपीटी को अच्छी तरीके से समझना है तो यहाँ के क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, एसपीटी सीएनटी सब कुछ अच्छी तरीके से समझ जाइएगा। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर